धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर ना ये होंगे कलम के सिपाही ये नेता तो एक दिन वतन बेच देंगे। कहा था कि मत ना रोके बाबू मन्ने फसल बचानी से, आने आली सुन ले बाबू नस्ल बचानी से, आन आली पीढ़ी बाबू मने कोसेंगी, आदमी होने का हक बाबू मेरे पे खोसेंगी, के कहूंगी उन्हें बता क्यों कर मुंह छुपाऊंगी कि मेरा देश बिकन लाग रहा था मैं घर में बैठी थी। राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज मैं हूं बरवाड़ा हलके के खेदड़ गांव में और मेरे पीछे ये आप देख रहे होंगे पावर प्लांट, बिजली का प्लांट जो खेदड़ में लगा हुआ है। आज यहाँ क्यों आए? यहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत रीमन नैन जी, जो जिनसे मिलने के लिए आज हम पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाता हूं, उनसे बात करवाता हूं। रीमन नैन जी हमारे साथ हैं, जो एक बेटी हरियाणवी अंदाज में मुखर होकर हर सामाजिक मुद्दे पर बहुत गजब की बोलती हैं, ऐसी कविता लिखती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रीमन नैन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी राम राम, आपने भी आपके दर्शकों ने भी गणी गणी राम राम। रीमन नैन जी, बहुत सारी बातें दर्शक साथियों ने देखी भी होंगी, लेकिन एक अलग बात, आपका परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? देखिए, छोटा भाई है, बड़ी बहन है, माता जी हैं, पिताजी हैं और मैं आप लोगों के सामने हूँ। रीमन नैन जी, जिस प्रकार से आप कविताएं लिखती हैं, ये शौक आपको कहाँ से लगा? मैं तीसरी क्लास में थी जब मैंने आकाशवाणी रोहतक पर मेरी आवाज जब सुनाई दी थी, और तीसरी क्लास से लेकर के बाल बच्चों का एक प्रोग्राम आता था बालक मंडली, वहां से लेकर के ये सिलसिला पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आया तो मैं खुद की तुकबंदी करती मिली। तो रीमन नैन जी, आपकी एजुकेशन का लगभग क्या है? एजुकेशन मैंने 12वीं के बाद बीए की, बीए के बाद मैंने डीएड की, जिसको डिप्लोमा एलिमेंट्री, एस्टेट सीटेट किए, उसके बाद मैंने एमए हिंदी से की, एमए पब्लिक एड से की, फिलहाल एमसीएम कर रही हूँ मैं। बिल्कुल वेल एजुकेशन। लेकिन रीमन जी, जहां तक बात करूं, आप लगातार हर आंदोलन में सक्रिय रहती हैं, जी। तो ये आपको कहाँ से शौक लगा? जैसे कविताई से एकदम से नेता की तरफ अग्रसर कहूं, या फिर आपको आंदोलन में लगातार सक्रिय रहने का क्या कारण रहा? देखिए, मैं हमेशा कुछ बातें दोहराती हूँ, किसी महान कवि ने लिखी थी कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर ना ये होंगे कलम के सिपाही ये नेता तो एक दिन वतन बेच देंगे। कलम क्रांति का दूसरा रूप में मान्या करूँ हूँ। अगर कलम जिस दिन लिखना बंद कर देगी तो मेरे ख्याल से समाज की जो बुराइयां हैं वो और बढ़ती रहेगी। जब तक कलम उनके ऊपर नहीं चलेगी, लोगों को नहीं पता चलेगा कि समाज के अंदर ये बुराई, तब तक उस बुराई का खात्मा नहीं किया जाएगा। अब बात देखो, पीछे जाट आरक्षण चला, उसके बाद किसान आंदोलन चला, छोटे छोटे आंदोलन चलते रहे। मेरे गांव में भी तीसरा चौथा दिन कोई ना कोई आंदोलन होता रहता है। मैं न्यू मान्या करूँ, अगर हम अपनी कलम के माध्यम से उन मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई नहीं उठा सकेगा। जब किसान आंदोलन का पहला केस ला गया तो मैंने एक कविता लिखी थी, उसके आधार पर मेरे ऊपर केस बनाया गया था, और मैंने कहा था कि मत ना रोके बाबू मन्ने फसल बचानी से, आने आली सुन ले बाबू नस्ल बचानी से, आन आली पीढ़ी बाबू मने कोसेंगी, आदमी होने का हक बाबू मेरे पे खोसेंगी, के कहूंगी उन्हें बता क्यों कर मुंह छुपाऊंगी कि मेरा देश बिकन लाग रहा था मैं घर में बैठी थी। तो इन पंक्तियां के आधार पर भड़काऊ भाषण के नाम पे मेरे ऊपर सरकार ने पहला केस किसान आंदोलन में पीपली तक कराया था। मेरे ख्याल तक उस टाइम तो किसी के मन में न्यू भी नहीं थी कि किसान आंदोलन का इतना फैलाव होगा। जी। बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए इनके ऊपर। अब फिलहाल में कितने मुकदमे आपके? देखिए, किसान आंदोलन के अंदर जितनी भी धाराएं लगी थी वो लगभग 46 धाराएं थी, जिसके अंदर 307 धारा थी। रोड बंद करने के मुकदमे हमारे ऊपर थे, प्रशासन के साथ बहस करने के, एससी एसटी के मुकदमे भी हमारे ऊपर प्रशासन ने लगाए, किसी एक ऐसे आदमी को, ऐसे मुलाजिम को आगे करके जो एससी कास्ट से बिलोंग करता था। तमाम मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी धारा बची होगी जो मेरे ऊपर ना हो। 307 धारा लगाई जाती है, खतरनाक हथियार, जान से मारने की कोशिश। जी। क्या आप बंदूक या जेलियां लेकर निकलते थे? देखिए, मैं तो वो एक जज्बा लेकर के निकलती थी, जो शायद सरकार जिससे बंदूक और जेड़ी से भी जो ज्यादा प्रहार करते हैं। एक बात आकर आपने कि जितना घा शब्द करया करे हैं उतना घा वो, मतलब मैं यूं कहूँ कि तलवार भी नहीं कर सकती, कि ना कोई तलवार चाहिए ना जरूरी हथियार उसे, और घना कसूता घा कर दे शब्द बड़े दमदार उसे। तो शब्दों का जो प्रहार है वो हमने सरकार के ऊपर किया था, इसके अलावा कुछ नहीं किया। रेमन जी, फिलहाल में जैसे बेटियां जी। आज देख रहे हैं,
घर परिवार बिखरते जा रहे हैं। जी एक तो कारण छोटा परिवार होना, जी। लेकिन कहीं न कहीं मैं मानता हूँ शायद संस्कारों की कमी भी रह जाती है। हम्म अब किसी की शादी को 2 महीने, हम्म, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, जी और लव मैरिज, अरेंज मैरिज, हम्म। इस बिखराव का ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, बिखराव का ज़िम्मेदार तो मैं थोड़ी-सी ये बता दूँ कि मैं हमेशा बड़े रुतबे के गल कहा करूँ कि 18 साल तक आप अपने बच्चे ने संस्कार दे दो और उसके बाद अपने संस्कारों पे विश्वास करो। बहुत सारी लड़कियों को घरवाले दबा के रखते हैं, बाहर नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, फ़ोन नहीं रखना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। अब जिस लड़की ने सकारात्मक तरीक़त है, वो माहौल नहीं मिलेगा, तो वह लड़की जो है वो नकारात्मक दिशा में बढ़ने का जी, प्रयास करेगी। मन्ने फ़ोन की ज़रूरत है और मन्ने फ़ोन घर पे ना मिला तो मैं बाहर से ले लूँगी। जी, और लड़कियों के पास मेरे ख़्याल से अगर लड़की किसी भी चीज़ को पाना चाहे, तो लड़की के लिए वो मेरे ख़्याल से नामुमकिन नहीं है, वो उसको आसानी से वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जब तक आप अपनी बेटी ने वो खुला आसमान नहीं दे सकोगे कि जिसमें वो उड़ सके, तब तक ये सारी घटनाएँ होती रहेंगी। जितना जिस बेटी ने जितना बाँध के रखोगे, जितना अपने घर के भीतर रखोगे, वो बेटी उतनी ही बिगड़ेगी, मेरा तो ये मानना है। रेमन जी, जैसे हुँ, लड़कियों के लिए आपने बहुत कुछ लिखा है। जी। आज उन लड़कियों के लिए जो घर के अंदर बैठी है, उस माँ-बाप के लिए क्या संदेश को अपनी कविता की तरफ से देना चाहेंगे कि अपनी लड़की को निकालो बाहर और उसको अच्छी शिक्षा दो और अच्छे रास्ते पे उसको ले जाने का काम? देखिए, मैं तो एक बाप की बहुत सारी उम्मीद होया करें जब एक बेटी घर ते निकले। तो मैं तो एक बाप अपनी बेटी ने जब कहा है कि एक बात कहूँ मैं कान खोल के तू सुनती जाइए लाडो, बाप अपने की नाड़ ने ना नीची कदे झुकाइए लाडो, घर तय बाहर जद लिकड़े तू मेरा कालजा धड़के से, भीतर ला बाहर ने आ जा आंख मेरी जद फड़के से, एक नहीं कईयां का मन तू आस और विश्वास तेरे पे, गलत कदम उठाइए ना मेरी एक एक आस तेरे पे, मन भर जा जद बस कर दिए मन मन की बात बताइए लाडो, एक बात कहूँ सु कान खोल के तू सुनती जाइए लाडो। और जिन बेटियां पर अत्याचार होने लग रहे हैं, उन बेटियां की खातिर भी मैंने कुछ लिखा था कि हो छोरियां पे अत्याचार या सब तो बड़ी बीमारी से, और बेटा तो आज लग गया। अच्छा क्यों लग गए बेटी खारी से? सन 93-94 में या एक मशीन आई थी, बणके ने मातम साइन छोरियां ऊपर छाई थी, सासू बोली बहू ने ले चलो अस्पताल, जे छोरा होगा तो ठीक, ना मिटवा देंगे यो काल, सही हो गया राजाड़ जा इसते बेटी मारी से, और बेटा तो आज लग गया। अच्छा क्यों लग गए बेटी खारी से? पहले का जमाना और आज का जमाना कितना अंतर आ गया कि गोपी चंद के 16 रानी थी, आज एक एक ने भी तरसे से बनके नहीं कहर सा क्यों बेटी ऊपर बरसे से 60-60 हजार की आवन लगी हूं लगे आज मोल वीर बिना से मर्द अधूरा रहे मारे न्यू बड़े बोल से बेटी अनमोल मोलिया सब ते बड़ी बीमारी से और बेटा तो आज लग गया। अच्छा क्यों लग गया बेटी खारी से? दर्शक साथियों, आपका तो पता नहीं, आप कमेंट के द्वारा बताएँगे। लेकिन मेरा तो एक-एक रोंग खड़े हो गया बेबे की बात सुन के न। इब इस मुद्दे ते थोड़ा हट के न बहन जी, जी रेमन जी, लगातार बहन जी आप कल से पदयात्रा में बलराज कुंडू के साथ जुड़ी हुई हो। जी क्या खूबियाँ देखते हैं बलराज कुंडू के अंदर? क्योंकि महम हलके से मैं भी बिलॉन्ग करता हूँ और महम हलके से विधायक हैं बलराज कुंडू। जी बलराज कुंडू लगभग 15 बसें महम के अंदर चलाए हुए हैं जी और सरकार जहाँ तक कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक सार्थक रूप है वो बलराज कुंडू क्या इसको देने का काम कर रही है? मैंने 2-4 लाइन लिखी थी बलराज कुंडू जी के ऊपर भी कि मन में है लिकड़े वो वहम देख लिए और काम देखना है तो जाकर रोहतक आड़ा मैम देख लिए। आप लोग मैम से बिलोंग करते हैं। महम का जो लड़कियों का शिक्षा स्तर था वो 36% था जी, और आज जो नए आंकड़े आए हैं उनके अनुसार महम का लड़कियों का शिक्षा स्तर है वो 96% है। अब इससे सार्थक रूप और क्या हो सकता है? लड़कियों के लिए फ्री बसेज लगवाना। जो भी बेटी जो भी बेटी मुसीबत में दिखे जिसके सर पे छत ना हो तो उस बेटी का बनन का काम करे है, उसकी उसने छत देने का काम करे है। और काम यूं नहीं कि एक बार दे आए और काम खत्म हो गया। मैं अपने याद दिलाना चाहूंगी कि जब किसान आंदोलन चला तो प्रदेश ही नहीं पूरे देश का एकमात्र ऐसा विधायक था जिन्होंने 13 महीने लगातार टिकरी बॉर्डर के ऊपर लंगर चलाया था, जिनकी डॉक्टर्स की टीम लगातार टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठी रही थी और रोहतक के अंदर कोई धरना नहीं था। पिंक धरना देने का काम रोहतक को उन्होंने किया था। उसके साथ-साथ हमारे हिसार के 22 रोड के कुलदीप जब घायल हुए थे, सबसे पहले हॉस्पिटल में उनके पास पहुँचे, इलाज का खर्च दिया, प्लस ये कहा कि आपको 10,000 रुपए जब तक आप पहले जैसी हालत में नहीं हो जाते मासिक दूँगा। जी। और आज पहली तारीख को उसके अकाउंट में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इन सभी कामों को देख कर के हर उस किसान परिवार को और हर उस आदमी को जिसके घर में बेटी है, जो चाहता है कि मेरी बेटी घर से स्कूल तक सेफ जाए,
उसको उनके साथ लगना चाहिए। राजनीतिक लोग कहते हैं कि इस कार्य की आड़ लेकर बलराज कुंडू अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहता है, क्या कहें? मैं तो हर विधायक को कहूंगी ऐसा काम करके आप भी आड़ लीजिए और बलराज कुंडू के जैसा बनिए। तो दर्शक साथियों, ये थी हमारे साथ रीमन नैन, जो बड़े विस्फोटक अंदाज में बोलती हैं और आपने इनको सुना है। रीमन नैन का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।